हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर वैभव चौधरी है। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, वोकार्ड हॉस्पिटल नागपुर में कार्यरत हूँ। मेरा काम है कैंसर का इलाज करना। ज़्यादातर मेरे केसेस स्टेज 4 कैंसर होते हैं। आज जैसे वर्ल्ड कैंसर डे है 4 फरवरी, इस दिन हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं कैंसर अवेयरनेस फैलाने के लिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर हम इस घातक बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं। आज का जो मेरे फेसबुक लाइव का उद्देश्य है वो है कि स्टेज 4 कैंसर, जो चौथे स्टेज का कैंसर है, उसके बारे में जो भी मिथ्स है और जो भी हमारे मन में डाउट्स है वो सारी चीज़ें क्लियर करना। जैसे बहुत लोगों को मालूम है ये बात, क्योंकि अभी कैंसर एक बहुत वेल नोन बीमारी हो चुकी है कि ये 4 स्टेजों में आती है। ये जो बीमारी है स्टेज 1, 2, 3 और 4। तो 3 जो स्टेज है शुरू के 1, 2, 3 ये तो क्यूरेबल होते हैं। इसमें सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी ये सब देकर के हम पेशेंट को क्योर कर देते हैं। बट जो चौथा स्टेज है वो इनक्यूरेबल है, यानी आप कोई भी ट्रीटमेंट दे दीजिए वो बीमारी कायम की नहीं जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें गिव अप कर देना है और उसका इलाज करना है और सारी ट्रीटमेंट बंद कर देनी है। दिस इज एक्चुअली अ वेरी रॉन्ग नोशन। बहुत गलत बात है ये सोचने की कि अगर किसी को स्टेज 4 बीमारी हो गई, स्टेज 4 कैंसर डॉक्टर ने जैसे बोला, वैसे इट्स लाइक अ डेथ सेंटेंस, यानी अब पेशेंट तो बचेगा ही नहीं। और उसके इलाज के लिए भी कई बार पेशेंट को मोटिवेशन खत्म हो जाता है, पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं लेता है और एज अ रिजल्ट बीमारी बढ़ती जाती है तो पेशेंट तड़पते जाता है। बिकॉज अल्टीमेटली एक ये क्रॉनिक डिसीज है, धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे तकलीफें भी पेशेंट की बढ़ती है। और ये जो हम इलाज करते हैं स्टेज 4 कैंसर का, वो उन तकलीफों को कम करने के लिए रहता है, जिसे एक टर्म है पैलेटिव ट्रीटमेंट, पैलेटिव थेरेपी जिसे हम कहते हैं। इसका मतलब है कि आराम का ट्रीटमेंट। ये जो एक डिसीज है इसका मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ प्लान करके हम मैनेज करते हैं। ये एक बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से लोगों पे क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वर्ल्ड ओवर। और उसके बाद में जो हमारी गाइडलाइंस बनी है, जो हम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एक स्टेज 4 कैंसर का मैनेजमेंट करते हैं, ये सारा का सारा मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा आज। क्योंकि स्टेज 4 डिसीज है, सिस्टमिक डिसीज है, सिस्टमिक थेरेपी है इसकी। तो सिस्टमिक थेरेपी में 4 चीजें आती है मोटी मोटी। एक आता है कीमोथेरेपी, जो सबको पता है कि कीमोथेरेपी के कुछ ड्रग्स होते हैं जो हम सलाइन के माध्यम से बॉडी में देते हैं। इससे साइड इफेक्ट्स होते हैं, लोगों के बाल जाते हैं, मुंह में छाले आते हैं, कुछ लोगों को उल्टियां होती हैं, लूज मोशन या इम्यूनिटी कम होकर इन्फेक्शन होना। ये सारे साइड इफेक्ट सबको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन इससे जो फायदा होता है, जो लोगों की जिंदगियां बदल जाती है, जो लोगों की लाइफ चेंज होती है और जो मेन कैंसर की वजह से जो तकलीफ हो रही है, वो कैंसर पे हम एक काबू पाते हैं कई महीनों तक, इनफैक्ट अभी कई सालों तक। और उसके बदले में जो पेशेंट को जिंदगी मिलती है वो प्राइसलेस है। तो एक चीज हर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, दैट इज डूइंग अ बैलेंसिंग एक्ट। बैलेंसिंग एक्ट मीन्स कि जो भी थेरेपी है, अगर कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हैं तो पेशेंट को हमें उसके कम करने के लिए एक पेशेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट डिजाइन करना पड़ता है, जिसे हम पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट कहते हैं, पर्सनलाइज्ड थेरेपी कहते हैं। यही चीज हम थोड़ा सा, क्योंकि जेनेटिक टेस्टिंग आजकल बहुत ज्यादा करने लगे हैं ट्यूमर्स में, कईयों में तो हमें जरूरी करना ही होता है। और उसमें कुछ अगर हमें मार्कर्स मिलते हैं, कुछ ऐसी चीजें मिलती है जिसपे हम टारगेट कर सकें, तो टारगेटेड थेरेपी एक नई चीज आई है, जिसकी वजह से बहुत बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट आसान हो गया है, साइड इफेक्ट्स बेयर मिनिमम रह गए हैं और पेशेंट की भी जो लाइफ सर्वाइवल है वो कई गुना बढ़ गया है। कई महीने, इवन कई सालों तक भी पेशेंट आजकल टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से स्टेज 4 कैंसर वाले एक सिम्टम फ्री लाइफ जी रहे हैं। तो इस बात का अवेयरनेस होना, इस बात के जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ स्टोरी एंड नहीं होती कि अगर आपका जिस दिन डायग्नोसिस होता है कि स्टेज 4 कैंसर है, यहाँ पर एक मैनेजमेंट शुरू होता है। और ये सारे मैनेजमेंट, सारे क्लिनिकल ट्रायल, सारे टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी का लक्ष्य यही है कि हम इसे एक बहुत लंबे समय तक चलने वाला, विदाउट मच साइड इफेक्ट, एक नॉर्मल लाइफ हम पेशेंट को दे सकें। जिसे हम दूसरी भाषा में ये कहना चाहेंगे कि चौथा स्टेज कैंसर रादर देन एक इमीडिएटली लीथल और इमीडिएटली एक जिसमें डेथ हो जाए पेशेंट की, ऐसी डिसीज से बदलकर अभी एक क्रोनिक डिसीज बनते जा रहा है,
जिसे एक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे तरीके से टारगेट थेरेपी से मैनेज किया जा सकता है। जैसे कि बाकी क्रॉनिक डिसीजेज है जिसमें एक बार डायग्नोज हुआ तो हमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेनी होती है, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, क्रोनिक किडनी डिसीजेज है, क्रोनिक हार्ट के डिसीजेज है, इन सब के लिए हमें जिंदगी भर ट्रीटमेंट लेनी होती है। वैसे ही स्टेज 4 कैंसर के लिए भी हमें जिंदगी भर कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेनी होती है। अब इसमें फर्क ये हो जाता था कि पहले सिर्फ हमारे पास कीमोथेरेपी थी जिसके साइड इफेक्ट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है और एक पॉइंट के बाद में पेशेंट की बॉडी कीमोथेरेपी झेलने लायक नहीं रह जाती। तो इसका सॉल्यूशन टारगेटेड थेरेपी में है, इसका सॉल्यूशन इम्यूनोथेरेपी में है, इसका सॉल्यूशन जो ओरल मेटानॉमिक कीमोथेरेपी वाला प्रोटोकॉल्स है छोटे डोज के जो टाटा हॉस्पिटल में डेवलप हुए जहां से मैं आता हूं उसमें है। और नई नई रिसर्च आती जा रही है जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रमाण में बेनिफिट कर सकते हैं एंड जो भी वो लाइफ आगे जिएंगे वो सिम्टम फ्री हो जाती है। यानी मेरे ऐसे बहुत से स्टेज 4 कैंसर के पेशेंट्स हैं जो ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, वो ऑफिस जाते हैं, अपना सारे काम करते हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं वो घर के सारे काम करती हैं, उनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, बस ट्रीटमेंट रेगुलर लेना होता है। डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली आपका जो ट्यूमर टाइप है वो किस प्रकार का है, उसमें कौन सी टारगेट थेरेपी काम करेगी, कौन सी कीमोथेरेपी काम करेगी या कौन सा इम्यूनोथेरेपी काम करेगा। ये सारी चीजों को देने के लिए स्ट्रिक्ट प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, प्लस बहुत सारे रिसर्च चल रही है जो नागपुर शहर में भी हमने लाई है। इनफैक्ट वोखाट हॉस्पिटल्स में भी हम लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल रिसर्च, ये सारी चीजें ला करके रखी हैं जिसकी माध्यम से जो महंगी महंगी दवाइयां हैं, जो नई दवाइयां हैं जो इंडिया में लॉन्च भी नहीं हो पा रही है या मुश्किल से मिलती हैं, उन चीजों के लिए भी एक ऑप्शन है पेशेंट को एक्सेस होने का। क्योंकि स्टेज 4 कैंसर तो ऐसा डिसीज है जिसके लिए जिंदगी भर ट्रीटमेंट लेना है और कभी ना कभी आपकी बीमारी जो है वो एक ट्रीटमेंट जो हम कंटिन्यूस दे रहे होते हैं उसको रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी दवाई देने के बावजूद भी बढ़ जाती है, तो फिर दवाई बदलनी पड़ती है। तो ये नेवर एंडिंग चीज है, इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है काम करने का, नए थेरेपीज लाने का, और ये सारा कुछ क्लिनिकल रिसर्च के थ्रू ही आया है। जो भी मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ ये पिछले 20 साल के रिसर्च का नतीजा है। आज से 20-22 साल पहले जब कैंसर डायग्नोज होता था स्टेज 4 में, तो ये बात सच है, हम सब मानते हैं कि बहुत ज्यादा माध्यम नहीं थे ट्रीट करने के, हम गिव अप कर देते थे बेसिकली। एवरी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी उस टाइम पे सिर्फ उनके पास कुछ ही कीमोथेरेपी के ड्रग्स थे जिसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा थे। अभी कीमोथेरेपी भी रिफाइन हुई है, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स कम हुए हैं, साथ में एक कीमोथेरेपी के साथ में हम एक चीज देते हैं जिसके कहते हैं सपोर्टिव थेरेपी। अगर कीमोथेरेपी से उल्टी होती है तो ऐसी दवाइयां आ गई कि एक गोली ले ली तो 7 दिन तक उल्टी नहीं होगी। तो वो जो साइड इफेक्ट अनप्लेजरेबल या डिस्कम्फर्ट वाला साइड इफेक्ट है टोटली हमने जीरो कर दिया है विद सपोर्टिव केयर। कुछ लोगों की इम्यूनिटी डाउन हो जाती थी, वो बढ़ाने वाले इंजेक्शन है जो हम पहले ही दे देते हैं ताकि पेशेंट की लाइफ को रिस्क ना हो, कोई तकलीफ ना हो। यानी मैं तो ये काफी प्राउडली कह रहा हूँ कि हमारे डिस्पाइट हैविंग सच अ बैड थिंग कि इतना कोविड पैंडेमिक आया, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, सो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ने भी सीख लिया है कि इससे कैसे कोप अप करना है, कैसे पेशेंट्स को ट्रीट करना है, कितना सपोर्टिव केयर उन्हें देना है। ऑलमोस्ट ऑल माई पेशेंट्स आर वैक्सीनेटेड एंड दे आर डूइंग वेल। एंड अभी थर्ड वेव ऑलमोस्ट अभी पीक पे चल रही है, मे बी रिसीडिंग है अकॉर्डिंग टू सम, बट कीमोथेरेपी के जो हमारे पेशेंट्स हैं दे हैव नॉट सफर्ड अ बिट बिकॉज ऑल ऑफ देम आर वैक्सीनेटेड एंड दे आर डिस्पाइट बीइंग स्टेज 4 उनका ट्रीटमेंट कभी भी इंटरप्ट नहीं हुआ है और अच्छे से चल रहा है, पेशेंट एक नॉर्मल फ्रूटफुल लाइफ जी रहे हैं। ये सारी चीजों के बीच में एक ही चीज बार बार मैं उसमें जोर दे रहा हूं कि पर्सनलाइज थेरेपी होनी चाहिए। दो पेशेंट एक जैसे कभी नहीं होते, दो स्टेज 4 कैंसर के पेशेंट भी एक जैसे कभी नहीं होते, भले एक ब्रेस्ट कैंसर हो या लंग कैंसर हो, उसमें भी अलग अलग तरीके के हर एक जेनेटिक लेवल पे इनका ट्यूमर अलग होता है। तो पेशेंट को एक बार ध्यान से देख करके उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट डिवाइस करनी पड़ती है। ये बीमारी की बात हो गई, पेशेंट पर्सपेक्टिव में भी पेशेंट में भी फर्क होता है। कोई पेशेंट 40 किलो का होता है, कोई पेशेंट 80 किलो का होता है। तो इन दोनों में भी जो मैं कीमोथेरेपी या टारगेट थेरेपी जो भी एडवाइस करूंगा उसकी डोजिंग, ये सारी चीजें मुझे थोड़ा सा उसके पेशेंट के हिसाब से देनी पड़ती है, जिसे हम पर्सनलाइज्ड केयर कहते हैं। ये सारी चीजों के बाद में आता है मेंटल वेलबींग एंड हमारा स्ट्रॉन्ग विल पावर। जो एक केयर गिवर होते हैं, फैमिली केयर गिवर, इनका यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहता है। हम इनको भी समझाते हैं, प्लस पेशेंट की भी हम काउंसलिंग सेशन लेते हैं कि हाउ टू कीप अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड एंड हाउ टू कोप विथ सच अ डायग्नोसिस। ऑब्वियसली एक चीज हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि भले ही कैंसर स्टेज 4 में आ गया हो, बट इट इज नॉट
an emergency and it is not reason to get panicked. पैनिक हम मोस्टली इमरजेंसीज में होते हैं, लेकिन स्टेज 4 कैंसर को इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं, इसको प्लानिंग और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, एक सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो उसके लिए थोड़ा हमें पेशेंस रख करके ये सारी चीजें प्लान आउट करनी होती है। तो विथ ऑल दिस थिंग्स मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमारा, जैसे हमारी थीम चल रही है कि वर्ल्ड कैंसर डे पे आज, कि हमें बेस्ट क्वालिटी ऑफ केयर पेशेंट को प्रोवाइड करानी है, बेस्ट से बेस्ट जो हम कर सकते हैं। और उसकी अगर पेशेंट कंफर्टेबल रहेगा, डिसीज कंट्रोल में रहेगी, तो पेशेंट कैन पुल ऑन फॉर इयर्स टुगेदर, सालों साल पेशेंट जी सकता है। तो अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की बढ़ा रहे हैं तो क्वांटिटी भी अपने आप बढ़ती है। तो बोथ द थिंग्स गो हैंड इन हैंड। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, आप भी होंगे यहाँ पे, आपके भी मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि चलो सर ये अभी स्टेज 4 डायग्नोज हो गया, अब पेशेंट कितना जिएगा। नाउ अभी ये सवाल का कोई जवाब नहीं है किसी के पास में, और ना ही इस सवाल का जवाब हम एक एवरेज बता सकते हैं कि ये दवाई से इतने पेशेंट इतने दिनों तक अच्छे रह सकते हैं। बट यहाँ पर प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कि आप ट्रीटमेंट कितने अच्छे से लेते हैं और आपकी बॉडी ट्रीटमेंट को कितना अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। इसके साथ में यू कैन अचीव समथिंग विच इज एक्चुअली अनइमेजिनेबल। हम सोच भी नहीं सकते कि पेशेंट इतनी नॉर्मल लाइफ इतने सालों तक जी ले। उसमें पेशेंट के साइड से भी और हमारे साइड से भी बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है, एक गुड और एक सिम्टम फ्री और फ्रूटफुल लाइफ देने के लिए ये वाले जो स्टेज 4 पेशेंट्स हैं कैंसर के, उनके लिए। सो विद दिस थिंग्स एक्चुअली आई वुड लाइक टू कंक्लूड, एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, अगर आपके मन में और भी कुछ सवाल हैं तो मैं लाइव क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए रेडी हूँ। थैंक्स अ लॉट। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है, डज सिगरेट स्मोकिंग रियली कॉज कैंसर? डेफिनेटली। देखिए, ये तो कोई नई बात नहीं है, कई सालों पहले ये खुलासा हो गया था कि उस वक्त पे तो ज्यादातर कैंसर होते थे, उनमें एक चीज कॉमन थी, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। फिर जब हमने जेनेटिक स्टडीज करी तो समझ में आया कि स्मोकिंग के कारण बहुत सारे एक जेनेटिक लेवल पे हिट होता है, म्यूटेशंस होते हैं, उसके कारण कैंसर होता है। तो ये तो डेफिनेट है कि सिगरेट स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। नेक्स्ट, रेगुलर कैंसर टेस्ट डन आफ्टर विच एज इन वुमेन? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें ऐसा है कि गाइडलाइंस है, इंटरनेशनल गाइडलाइंस है कि ब्रेस्ट कैंसर, जो कि दुनिया में सबसे कॉमन कैंसर है, इंडिया में भी कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट में, इसमें 40 साल के बाद में हर फीमेल को ईयरली मैमोग्राफी करना चाहिए फॉर अर्ली डिटेक्शन। क्योंकि अगर आप स्टेज 1 में इसको पकड़ लेते हो तो हो सकता है कुछ लोगों में कीमोथेरेपी भी अवॉइड हो जाए, सिर्फ एक सर्जरी से ही आप क्योर हो जाओ। जितना बड़ा स्टेज होता है उतनी ट्रीटमेंट जुड़ती जाती है, कीमोथेरेपी, फिर रेडियोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेट होती जाती है। तो आइडिया इज टू कैच इट अर्ली, दैट्स व्हाई ऑल दिस स्क्रीनिंग थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैंसर इफेक्ट आफ्टर, हाँ बिल्कुल, एक क्वेश्चन है कि इज द कैंसर इफेक्ट आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स? मोस्टली 40 तो नहीं कह सकते हम, जो हमारा डेटा कहता है वो तो कहता है कि 60-65 के बाद में। द कॉमनेस्ट एंड द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर, जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कैंसर के लिए, वो है ओल्ड एज। ये एक बहुत लॉजिकल चीज है, जैसे हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो धीरे धीरे पुराने होते हैं। कोई भी चीज जब पुरानी होती है तो उसमें वेयर एंड टेयर होता है। तो हमारे सेल्स जब 50-60 साल के बाद में इतने पुराने हो गए, जब उसमें वेयर एंड टेयर इतना ज्यादा हो जाता है, यानी वेयर एंड टेयर का मतलब है कुछ म्यूटेशंस, कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से कैंसर बनता है। तो ये कॉमनेस्ट है ओल्ड एज में। इनफैक्ट कुछ यूएस के डेटा है वो तो ये पॉइंट आउट करते हैं कि 70 साल तक अगर हर इंसान जिएगा तो ऑलमोस्ट 1 in 3 पेशेंट, 1 in 3 person विल गेट सम कैंसर ऑफ सम पार्ट ऑफ बॉडी। तो ये इतना कॉमन है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एज। अब कुछ लोगों को यंग में होता है, वो एक अपवाद है, अपवाद सब जगह रहते हैं। तो वहां पर हमने जेनेटिक टेस्टिंग करके पता लगाने की कोशिश करी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि कैंसर का एक रूल है कि ये ओल्ड एज में ज्यादातर पाया जाता है, पर वो रूल अगर टूटता है, यंग एज में आता है, देन हम ढूंढना चालू करते हैं कि किस म्यूटेशन की वजह से या किस कारण से ऐसा हुआ है और उसे टारगेट किया जाता है। तो ये एक एरिया ऑफ रिसर्च है, एरिया ऑफ प्रोग्रेस है, हमारा चल रहा है इसमें सारा रिसर्च। और कोई क्वेश्चंस हैं? इफ देयर आर नो अदर क्वेश्चंस देन थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। एंड हमेशा ये याद रखना है हमें कि कैंसर में 2 चीजें हैं, दैट इट इज क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली, एंड स्टेज 4 कैंसर इज नॉट अ डेथ सेंटेंस, इट इज अ very very well manageable disease. Thank you, thanks a lot.